रामपुर नाम के गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। शारदा के पति का एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तभी से शारदा अपने बेटे का बहुत लाड प्यार से ख्याल रखती है। रमेश को बिना तकलीफ दिए बहुत लाड प्यार से पाला पोसा। रमेश भी अपनी माँ शारदा का बहुत आज्ञाकारी था। शारदा के पास बहुत जमीन थे। शारदा जमीन के कुछ हिस्सों को लीज पर दे दिया था और बाकी के हिस्सों पर मजदूर लगा के उस पे खेती बाड़ी किया करती थी। इस तरह से वो पैसे कमाया करती थी और उन पैसों से जीविका चलाती थी। तभी एक दिन रमेश अपने खेतों के लिए खाद लेने के लिए शहर गया। बेटा, लौटते वक्त उन खादों को ध्यान पूर्वक ले आना, ठीक है ना? माँ, तुम कितनी बार कहोगी? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? मुझे सब पता है। मैंने एक लिस्ट बना लिया है, मैं सारी चीजें ध्यान पूर्वक ले आऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान पूर्वक जाना। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ सब्जियां ले आऊं? हाँ, मैं तो भूल गई थी। लौटते वक्त 4-5 तरह की सब्जियां ले आना। और हाँ, मेरी दवाइयाँ ले आना, भूलना मत। ठीक है माँ। सावधान पूर्वक जाके लौट आओ, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। रमेश ने भी अपनी माँ को अच्छे से रहने के लिए कहकर निकल पड़ा। देखते देखते शाम हो गया। रमेश जो शहर के लिए निकला था तब तक लौटा नहीं। इस बात से शारदा बहुत चिंतित हो गई। वो चिंतित थी कि वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, और बहुत तनाव में आ गई। रात हो गई, फिर भी रमेश घर नहीं लौटा। इस चिंता से शारदा पुलिस स्टेशन चली गई। इंस्पेक्टर साहब, ओ इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा शहर गया था, अभी तक नहीं लौटा। इस बात से बहुत चिंता हो रही है। अरे माँ जी, बस नहीं मिली होगी, जल्दी लौट आएगा आपका बेटा, आप चिंता ना करें। नहीं सर, आखिरी बस भी आ गई वक्त में, पर वो अभी तक नहीं लौटा। सुबह गया था, अभी तक नहीं लौटा। शाम तक उसे लौटाना था। मैंने ही उसे खाद लाने के लिए कहा। अपने बेटे को इस तरह भेज के मैंने बहुत बड़ी भूल की है। देखिए माँ जी, आपकी तरह हमारे पास कई मामले हैं, हमें हर चीज को ठीक से देखना होगा। इस तरह रोएंगी तो आपका बेटा वापस नहीं आने वाला। थोड़ा वक्त दीजिए, हमें देखना पड़ेगा। ठीक है महाशय। शारदा काफी देर तक थाने में इंतजार करती रही। उसे लगा शायद उसका बेटा घर आ गया होगा। वो दौड़ी चली गई। घर जाके उसने देखा कि घर पे कोई नहीं था। हाय रे, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। बेटा रमेश, तुम कहाँ हो? तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? शारदा घर पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। फिर वो थोड़ी देर के बाद थाने गई। उसकी तकलीफ को देखकर सब इंस्पेक्टर ने उसे संतावना दी। देखिए मैडम, आपका बेटा कहीं नहीं गया होगा। मैंने अभी सिटी पुलिस को फोन किया था जानकारी लेने के लिए। वहाँ कोई ऐसा अकेला लड़का नहीं मिला। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे शिकायत दर्ज कीजिए और घर जाइए, हम तलाशी करते हैं। सर, मेरा बेटा, देखिएगा मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है माँ जी, हम ध्यान रखेंगे, आप घर जाइए। आपके बेटे को हम खुद जाके पहुँचाएंगे। इंस्पेक्टर साहब के बातों से तसल्ली पाकर वो घर लौट जाती है। पर शारदा को रात को नींद नहीं आती। रात भर अपने बेटे की याद आती रही। वो रात निकल गई। अगले दिन सुबह वो फिर अपने बेटे की प्रतीक्षा करने लगी। इस तरह सालों साल वो अपने बेटे का इंतजार करती रह गई। बेटे के बारे में सोच सोच के वो कमजोर और दुबली हो गई थी। खेतों की भी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाई, इसीलिए उसे बहुत नुकसान सहना पड़ा। उसके लिए जीना मुश्किल हो गया था। जीवन में कई बदलाव आए थे, पर उसे दृढ़ विश्वास था कि उसका बेटा उसके पास जरूर लौट आएगा। इसलिए वो बस इंतजार में बैठी रही। तभी शारदा के मन में एक दिन विचार आता है। क्योंकि उसका बेटा शहर जाकर खो गया था, इसीलिए वो शहर जाके उसे ढूंढना चाहती थी। हर दिन अपने खेत से जो आम मिलते थे वो उसे शहर जाके बेचने लगी। उधर शहर में एक लड़की एक व्यस्त जगह पर आम का कारोबार कर रही थी। उसका नाम था अनामिका। शारदा उसके बगल में जाकर वहीं पे आम बेचना शुरू करती है। इस बात से अनामिका को बड़ा गुस्सा आया। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? क्या आप मेरी प्रतियोगी के रूप में आई है? आप आम बेच रही है, आप दूसरी जगह जाकर बेचिए ना। देखो बेटा, मैं यहाँ आम बेचने नहीं आई हूँ, अपने बेटे की तलाश में आई हूँ। यहाँ मेरा बेटा आया था, फिर कभी लौट कर नहीं गया। बस उसी की आस लगाए
मैं जी रही हूँ बेटा। इन आमों को खेत से तोड़ के बस ले आई। ये सब मेरे बेटे का है। अरे माँ जी, आपकी कहानी सुन के तो मुझे बहुत दुख हुआ। भगवान सबकी किस्मत लिखता है, आप क्या कीजिएगा। आपकी चिंता है कि आपका बेटा खो गया। मेरे पति की तो याददाश्त ठीक हो गई है, अब क्या करें? क्या हुआ? तुम्हारे पति मानसिक रूप से बीमार है। तुम तो अच्छी खासी लग रही हो, फिर तुम्हें भगवान ने ऐसी परेशानी क्यों दी? बेटा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो देखिए, वो जो डब्बा लेकर आ रहे हैं ना, वही मेरे पति हैं। शारदा अनामिका के पति को देखकर बिल्कुल आश्चर्य रह गई। उसे देखकर उसकी आंखें मानो की चमक उठी। शारदा की खुशी की सीमा नहीं रही। वो भागते हुए गई और अपने बेटे रमेश को रोते रोते गले लगा ली। ये सब देखकर अनामिका बड़ी आश्चर्य हुई। ये आपका बेटा है? कुछ ही दिन पहले इनका बहुत जोरों का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पिताजी इन्हें घर लेकर आए। सर पे चोट लगने की वजह से डॉक्टर ने कहा इनकी याददाश्त चली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि वो सुंदर है और हमें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। मेरे पिताजी ने हमारी शादी करा दी। यानी तुम मेरी बहू हो? बेटा रमेश, देखो तो मैं तुम्हें याद हूँ कि नहीं? मेरी कोई बात तुम्हें याद आती है? शारदा की बातें सुन के रमेश में परिवर्तन आता है। वो अपनी माँ को पहचान लेता है। फिर रमेश एक साधारण इंसान जैसा हो जाता है। शारदा बहुत खुश होती है। वो अपना बेटा रमेश और बहू अनामिका को अपने साथ घर ले आती है। तब से शारदा और अनामिका दोनों मिलकर अपने खेतों का आम का व्यापार करना शुरू कर देती है। सास बहू का आम का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। बहुत मुनाफा होता है और वो परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उससे गांव के सभी लोग डरते थे। उसके बेटे का नाम था रमेश। वो बड़ा ही शरारती था। कॉलेज की पढ़ाई के बाद वो लड़कियों को छेड़ा करता था, आवारागर्दी करता था और ऐसे घूमता फिरता था। भले ही लोग रमेश से परेशान थे, पर शारदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। तभी एक दिन सब इंस्पेक्टर साहब उनके घर आते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई काम नहीं? पूरा गांव छोड़ के मेरे ही घर आए। लगता है खाली बैठे थे। मैडम, आप अपने बेटे को संभाल के रखिए, समझे? गांव की लड़कियों को परेशान करता फिर रहा है वो। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत मुश्किल है। मना करने पे उसे पीटने लगता है। आपके बेटे की वजह से लोग अपनी बेटियों को लेकर दूसरी जगह जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। मेरा बेटा तो ऐसा होगा ही, राज रजवाड़ के घराने का है, इसीलिए इंस्पेक्टर साहब, इसमें आपको क्या परेशानी? अभी तक तो आपके बेटे के बारे में किसी ने कंप्लेन नहीं किया, पर अगर किसी ने किया तो मुझे एक्शन लेनी पड़ेगी। आपके अच्छे के लिए यहाँ कहने आया था, आगे आप सोच लीजिए, आपकी ही मर्जी। इंस्पेक्टर साहब कहकर वहाँ से चले जाते हैं, पर शारदा को इस बात से गुस्सा नहीं आता। उसे तो गर्व महसूस होता है। तभी रमेश वहाँ आता है। क्या हुआ बेटा, जल्दी उठ गया? थोड़ा और सो लेना। माँ, कॉलेज के लिए निकलना होगा। सारी लड़कियाँ मेरे लिए इंतजार में है। मुझे जल्दी जाना होगा। नाश्ता करके जाओ। नहीं नहीं, वहीं खा लूंगा। फिर रमेश जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए निकल जाता है। तभी एक खूबसूरत महिला पे उसकी नजर पड़ती है। उस दिन उस लड़की का कॉलेज का पहला दिन था। क्योंकि कॉलेज में वो लड़की नई विद्यार्थी थी, इसलिए रमेश चाहता था उस लड़की को छेड़ना। ए लड़की, इधर आना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनामिका है। मैं अमरावती से आई हूँ। आय हाय, बड़े प्यार से बोला। चलो, उसी प्यार से मेरे गाल में एक चुम्मा दे दो, नहीं तो शर्मशार हो जाओगी, याद रखना। रमेश की बातें अनामिका ने नहीं मानी। रमेश ने भी ठान लिया कि अब अनामिका को वो सबक सिखा के रहेगा। वो अनामिका की साड़ी खींचने की कोशिश करने लगा। देर ना करते हुए अनामिका वहाँ से भाग निकली। रमेश भी उसका पीछा करते हुए गया। अनामिका वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर साहब को सारी बात बताती है। इंस्पेक्टर साहब कंप्लेन लिख लेते हैं और रमेश को जेल में डाल देते हैं। इस बात से अनामिका खुश होती है। रमेश की जेल जाने की खबर सुन के शारदा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो जल्दी पुलिस स्टेशन आती है। अपने बेटे को जेल में देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसे बड़ा गुस्सा आता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को क्यों अरेस्ट किया? हमें शिकायत मिली है, नहीं तो क्या आपके बेटे को अरेस्ट करके हमें मजा आएगा? देखिए, इस लड़की ने आपके बेटे के खिलाफ शिकायत की है, FIR भी की है। अब तो सजा मिल के रहेगी।
इंस्पेक्टर साहब की बातें सुन के शारदा के दिमाग में सैकड़ों ख्याल आने लगते हैं। तुरंत शारदा अनामिका को ऊपर से नीचे तक घूर घूर के देखने लगती है। आंखें लाल थी, गुस्से से वो बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद अनामिका के पिताजी रविंद्र को लेकर वो आती है। इंस्पेक्टर साहब के सामने वो अपने बेटे रमेश की शादी करा देती है अनामिका के साथ। एसआई साहब, अब ये मेरी बहू है, उसके पिता के सामने उसकी बेटी की शादी हुई है, आप भी गवाह थे। अब वो केस उठा लेगी, मेरे बेटे को अभी के अभी छोड़ो। शारदा ने जो किया ये देखकर इंस्पेक्टर साहब रमेश को चुपचाप छोड़ देते हैं। अनामिका को लेकर वो घर चले जाते हैं। एक तरफ से शारदा और दूसरी तरफ से रमेश उसे पीटता है। वो रविंद्र को अपने घर पे घुसने भी नहीं देते। अपनी बेटी के बारे में सोच के वो वहीं गिर जाते हैं। जख्मी हालत में अनामिका थोड़ी देर बाद अपने पिता के पास आती है। बेटा अनामिका, माफ कर दो, सासू माँ बोली थी जान से मार देगी, इसीलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गया, माफ कर दो। पिताजी, अभी तक कुछ भी नहीं खोया मैंने, सब कुछ ठीक है। सभी पहलुओं में मैं प्रथम स्थान पर ही हूँ। अभी भी जाने अनजाने में भले ही मेरी शादी हो गई हो, पर मैं जरूर अपने पति को बदल के रहूंगी। आप घर जाइए। अनामिका की बातें सुन के रविंद्र धैर्य रख के वहाँ से चला जाता है। जैसे ही थोड़ा गुस्सा आता था, शारदा अनामिका पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। बहुत बुरा बर्ताव करती थी। सब्जी खराब बनती थी तो अनामिका के मुंह के ऊपर गरम सब्जी फेंक देती थी। अगर वो किचन में होती थी और घर का कोई काम नहीं हुआ रहता था तो वो आके उसका हाथ चला दिया करती थी। कई बार उसने अनामिका को जान से मारने की भी कोशिश की, पर अनामिका धैर्य रखकर सारा टॉर्चर और दर्द बर्दाश्त करती है। एक दिन रमेश जब पूरे नशे की हालत में घर लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस समय शारदा अपने बेटे की कुछ खास परवाह नहीं करती। छी छी, ऐसी पैदाइशी बेइज्जती है, दूसरों का एक्सीडेंट करना था, ये पहली बार है जो तुम्हारे साथ हुआ। माँ, तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो मुझसे? चुप रहो, बहुत काम है मुझे, अभी जा रही हूँ मैं। शारदा बहुत रुखड़े तरीके से बात करके चली जाती है। शारदा के जाने के बाद अनामिका अपने पति के पास आती है, उसे पेट भर के खाना खिलाती है। वो अपने पति को अपने बच्चे की तरह मानती थी। अनामिका का स्नेह और सेवा देखकर रमेश का दिल पिघल जाता है। अनामिका की वजह से वो राक्षस आज इंसान में बदल गया था। रमेश में बदलाव आ गया। कुछ दिन निकल गए। रमेश और अनामिका बहुत खुश थे, पर शारदा को ये बात हजम नहीं हो रही थी। एक दिन शारदा अनामिका को करंट का झटका देकर उसे मारने की परिकल्पना करती है। परिकल्पना के अनुसार पानी के अंदर वो करंट का तार छोड़ने वाली थी। शारदा ने कहा अनामिका को पानी के बर्तन से पानी ले आने के लिए। क्योंकि अनामिका इन सारी चीजों से अनजान थी, इसीलिए वो पानी लेने चली जाती है। पर रमेश की नजर दोनों पर ही थी। वो समझ जाता है कि अनामिका को मारने के लिए ही उसकी माँ ने परिकल्पना की है। देर किए बिना वो भाग के जाता है और अनामिका को बचा लेता है। शारदा पे वो बहुत गुस्सा करता है। छी, तुम कैसी इंसान हो? तुम एक महिला खुद होके दूसरी महिला को ऐसे मारना चाहती हो? छी, तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आ रही है। बहुत हो गया, बहुत गलती की है हमने, पर इन सबको यहीं रोको। मेरी पत्नी के कारण मैं बदल गया हूँ, अब तुम्हें भी बदल जाना चाहिए। एक कातिल माँ मत बनो। रमेश की बातें सुन के शारदा में परिवर्तन आता है। वो अपने बेटे बहू को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो, पैसे होने से बहुत गर्व था, इसीलिए अपने बेटे को क्रूरता से पाला, लेकिन तुमने अपने प्यार से उसे बदल दिया। बेटा, मैं तुम्हें मारना चाहती थी, मुझे माफ कर दो बेटा। सासू माँ, आप बड़ी हैं, आप ऐसा मत कहिए। हम सभी खुश रहेंगे, हमारा परिवार सुखी परिवार है माँ। अनामिका की बातों से घर में खुशियाँ भर जाती है। उस दिन से शारदा और रमेश ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और बहुत अच्छा नाम भी कमाया। अनामिका ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और अपने पति सासू माँ के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी।